मॉर्निंग एवरीवन। सामान्य तौर पर देखा गया है कि अभी रिसेंटली जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, इन एग्जामों में पूछा जाने वाला जो ज्योग्राफी का प्रश्न है वो भारत के भूगोल से या फिर जो रिसेंटली होने वाली जो घटनाएं हैं उसी से पूछे जा रहे हैं। तो हमने भी आज डिसाइड किया है कि आप लोगों के जो क्लास लिए जाएं वह टू द पॉइंट हो और फैक्ट से रिलेटेड हो, ताकि आपका जो एग्जाम हो इस एग्जाम में आप बेहतर से बेहतर परफॉर्म कर सकें। अभी जो अपकमिंग एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें बिहार पुलिस के लिए है, बीपीएससी प्री का एग्जाम होना है, इसमें टीचर के लिए एग्जाम होना है। तो कई इस तरह से अभी आने वाले समय में कई एग्जाम अभी हेल्ड होने वाले हैं, तो आपके लिए यह बेहतर क्लास सिद्ध होगा। मेरा मानना है कि अगर ज्योग्राफी के सेक्शन में भारत के भूगोल को स्पष्ट कर लिया जाए तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आसानी से कवर हो जाएंगे। आज का जो सेशन है वो इसी ज्योग्राफी वाले सेक्शन से रिलेटेड है और इसमें मैं आपको आज जो बताने वाला हूं उसमें एक भारत का सामान्य जो परिचय है, इंट्रोडक्शन है, वो भारत का परिचय हम लोग करेंगे। एक सामान्य इसका परिचय, इस परिचय के दौरान मैं आपको उन सभी तथ्यों से अवगत कराऊंगा जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। भारत के परिचय में अगर आप कुछ डेटा को देखे होंगे तो आपको मैं एक डेटा से पहले दिखाता हूं। आपको एक डेटा, यह एक ऐसा डाटा है जिसमें भारत के सामान्य सभी उन चीजों को प्रदर्शित किया गया है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला कि भारत का जो रिसेंटली जनसंख्या है वो कितना है। अभी कई बच्चों का यह प्रश्न था कि सर भारत जो है वह दुनिया का पहला देश बन गया है जनसंख्या के दृष्टि से, तो क्या आने वाला जो एग्जाम होगा उसमें हम लोग भारत को प्रथम स्थान देंगे या अलग जो पहले की डाटा है वही देंगे। आप स्पष्ट हो लीजिए इस चीज का कि अभी जो चीजें चल रही हैं जिसमें यह बताया जा रहा है कि भारत दुनिया का प्रथम जनसंख्या वाला देश बन गया है, आप उससे बिल्कुल अनभिज्ञ रहिए, उसको जानिए, वो अलग चीज है, लेकिन एग्जाम के दृष्टि से उसे आप सम्मिलित नहीं करिएगा। काहे? क्योंकि भारत सरकार ने इस डेटा को जारी नहीं किया है। भारत सरकार जब तक जनसंख्या का जो सेंसस है, जो जनसंख्या का जो गणना है, जब तक करके ऑथेंटिक डाटा नहीं जारी कर देती है तब तक आप निश्चित रूप से यह जो 11 वाली डेटा है, 2011 में जो जनगणना हुई थी, 2011 का जो सेंसस है उसी का उपयोग करते हुए आप इस डाटा का ही उपयोग करेंगे। 121 करोड़ ही जनसंख्या हमारा आज भारत सरकार द्वारा घोषित है, तो यही हमारा डाटा रहेगा। यानी कि आज भी हम भारत में रहने वाले लोग दुनिया के दूसरे सबसे बड़े जनसंख्या वाले देश में रह रहे हैं। दूसरा जो चीज है वो जनसंख्या का घनत्व है, और जनसंख्या घनत्व 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रह रहे हैं। एक वर्ग किलोमीटर में रहने वालों की संख्या 324 है। आप इसी डाटा को याद रखेंगे। लिंगानुपात में क्या करते हैं हम, लिंगानुपात में यह समझते हैं कि जो अनुपात है, लिंगानुपात मतलब लिंग का अनुपात। अब लिंग का जो अनुपात है, हमारे पास दो ही स्पष्ट रूप से डेटा है, जिसमें एक स्त्रीलिंग है और दूसरा पुल्लिंग है। तो इसी का अनुपात को हम लिंगानुपात कहते हैं। तो अनुपात मतलब कि इस कितने स्त्रियों पर कितने पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है, मतलब कि पुरुषों पर पुरुष बाई स्त्री, मतलब एक पुरुष पर स्त्रियों की संख्या कितनी है। तो अगर मान ले कि एक पर तो हम ये डाटा निकाल नहीं सकते, तो जो सरकार डाटा जारी करती है उसमें 1000 पुरुषों पर कुल स्त्रियों की जो संख्या है, इस संख्या को हम लिंगानुपात कहते हैं। तो वर्तमान समय में जो लिंगानुपात है
लिंगानुपात यह है 940, यानी कि 1000 अगर पुरुषों को अगर हम ले तो इस पर महिलाओं की संख्या 940 है। यानी कि आज के समय में कुल जो 60 पुरुष हैं, जो शेष जो 60 रिक्त रह गए, इनके लिए स्त्रियां उपलब्ध नहीं हैं। यानी कि अगर आज भी हम शादी संबंधों को स्थापित करें तो उसमें 1000 पुरुषों में सिर्फ 940 पुरुषों ही से शादी हो पाएगी। अच्छा, ऐसे भी आपने देखा होगा कि कई लोग हैं 1 2 3 4 शादियां भी करते हैं, कई लोगों की शादियां नहीं होती हैं। तो लिंगानुपात में हम लोग ये निर्धारित करते हैं, ये देखते हैं कि कितने लोग हैं, जो कितनी स्त्रियां, जो कितने पुरुष हैं और कितने स्त्रियां हमारे देश में अभी मौजूद हैं। तो यह हमारा अनुपात है। अगर साक्षरता की दर को देखें तो कुल जो साक्षरता का दर है वो है 74.04, यानी कि साक्षरता, इस साक्षरता के दर को आप स्पष्ट रूप से याद कर लेंगे। बहुत बार यह पूछा जाता है साक्षरता की दर, और साक्षरता का दर जो है भारत में साक्षरता ये है 74.04%। यह 2011 सेंसस का यह डाटा है, आप इसको स्पष्ट रूप से याद रखिएगा। अच्छा, भारत का दक्षिणतम बिंदु ये 6 डिग्री 30 मिनट से स्टार्ट होता है, हम लोग अभी बात करेंगे इस पर। इसका मतलब ये है कि आप इस भारत के मैप को देखिए, इस भारत के मैप में यह स्पष्ट दिख रहा है कि जो उत्तरी बिंदु है वो यहाँ पर है और जो दक्षिणी बिंदु है वो यहाँ पर है, लेकिन दक्षिणतम बिंदु जो है वो यहाँ पर है। मतलब ये है दक्षिणी बिंदु और दक्षिणतम बिंदु में अंतर है। दक्षिणी बिंदु कहने का अर्थ ये है कि जो भारत का जो मैक्सिमम जो विस्तार है, दक्षिण की तरफ जो विस्तार है वो है इंदिरा पॉइंट तक, यानी कि हमारा जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इसका अंतिम बिंदु है, इसको हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं। हम लोग इसके एक एक डाटा पर हम लोग बात करेंगे। थोड़ा सा मैं प्रीवियस इस पेज पर आप देख लीजिए कि इसमें और क्या क्या डाटा हम लोग को पढ़ना है। एक तो है कि समय का जो निर्धारण है कैसे करते हैं, समय का निर्धारण अभी मैं बताऊंगा कि कैसे करते हैं। हम लोग पूर्वी देशांतर पर स्थित है। इसका जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है, पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है, स्थलीय सीमा है, जलीय सीमा है, मुख्य स्थल की जो सीमा है, जल का जो विस्तार है, कितने राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है ना, राष्ट्रीय भाषा क्या है, इसकी चौहद्दी क्या है, हम लोग एक एक करके इन सभी विषयों पर बात करेंगे ताकि हमारा जो एक जो परिचय है इंडिया के कंसर्न में वह बेहतर हो पाए। तो इस मैप पर अगर हम लोग पढ़ें तो ज्यादा बेहतर हो पाएगा। इस मैप को आप अपने नोट डाउन में, इसको नोटशीट में नोट डाउन कर लीजिए। आप इस मैप को अपने नोटशीट में नोट डाउन कर लीजिए ताकि फिर मैं आगे इस पर डिस्कस कर पाऊँ। देखिए, जब क्लास चल रहा हो तो आप अपने साथ में कॉपी और पेन निश्चित रूप से रखें, क्योंकि इस कॉपी पेन से जो भी मैं यहाँ बता रहा हूँ आप वहाँ पर नोट करेंगे, और साथ साथ जो एप्लीकेशन है वहाँ पर आपको इसका नोट्स मिल जाएगा ताकि आप वहाँ से बेहतर तैयारी कर पाए, है ना। तो पहले हम लोग सीमा पर बात करते हैं। परिचय के साथ में हम लोग सीमा पर बात करते हैं। सीमा मतलब बाउंड्री लाइन। ये हमारा बाउंड्री लाइन है, हमारा जो बाउंड्री लाइन है जो ये है। अच्छा, इस बाउंड्री लाइन पर हमारा कुछ राज्य हैं और ये राज्य अलग अलग देशों के साथ सीमा बना रहे हैं। तो जो सीमा पर जो अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है, इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा को अगर देखा जाए तो जो हमारा पश्चिमी भाग है ये पूर्वी भाग ये है, उत्तरी भाग है, दक्षिणी भाग है। हमारा जो भारत का जो शुरुआत होता है ना,
ये 37 डिग्री 6 मिनट से स्टार्ट होता है। अगर आप भूगोल पढ़े हो पहले और नहीं पढ़े हैं तो आप निश्चित रूप से इस दीपक सर ICS आप YouTube पर चले जाइएगा, YouTube पर सर्च करके और आप इस अक्षांश देशांतरों के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। अक्षांश देशांतरों को मैं थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस आपके साथ कर रहा हूं ताकि आप इसको समझ पाए। ये मान लीजिए कि आपका पृथ्वी है, कलर मैं चेंज कर दूं थोड़ा सा, ये रहा पृथ्वी। पृथ्वी में 2 ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। अच्छा, दोनों को मिलाने वाली जो लाइन है इसको बोलते हैं हम एक्सिस, एक्सिस लाइन है। कोई समस्या हो एप्लीकेशन पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं या मुझे जो लाइव देख रहे हैं, अगर कोई भी समस्या हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं कमेंट में देख करके आपकी समस्याओं का निदान तुरंत उस पर डिस्कस करूंगा, उससे बताऊंगा। ये उत्तरी ध्रुव है, नॉर्थ पोल, और ये है साउथ पोल। दोनों ध्रुवों को मिलाने वाले जो लाइन है ना, इसको बोलते हैं हम एक्सिस। एक्सिस मतलब अक्ष। अच्छा, यह जो अक्ष है इसके अगर समानांतर हम लाइन खींचे, ऊपर से नीचे मिलाने वाली लाइन, तो यह समानांतर नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर से यह 0 से स्टार्ट, अगर हम किसी गोलीय वस्तु को लें तो यहाँ पर, यहाँ से अगर हम लाइन खींच रहे हैं तो ऊपरी क्षेत्र में इसके दोनों के बीच की दूरी 0 हो जाती है, जबकि बीच में इसका दूरी जो है वो मैक्सिमम होता है ना। तो अगर ऐसे अगर हम लाइन खींच रहे हैं, दोनों ध्रुवों को मिलाने वाला अगर हम कोई रेखा खींच रहे हैं तो इसको हम देशांतर बोलते हैं। क्या बोलेंगे? देशांतर। और यदि हमने इस दोनों, ये पृथ्वी को बीचों बीच बांटने वाली जो लाइन है, इस लाइन को हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। इस भूमध्य रेखा के समानांतर अगर हम जितनी भी लाइनें खींचे, ये सभी को बोलते हैं हम अक्षांश रेखा। बात समझ में आया कि नहीं? अगर हम दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली लाइन के समान, अगर दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली लाइन अगर हम खींचे तो वह कहलाएगा देशांतर। और यदि बीचों बीच बांटने वाली जो लाइन है, जो भूमध्य रेखा है, इस रेखा के अगर हम समानांतर कोई रेखा खींचे तो सभी रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। क्या कहलाएंगी? अक्षांश। अच्छा, एक इसमें कॉमन बात ये समझिए, अक्षांश को इंग्लिश में बोलते हैं हम लैटिट्यूड। क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड। और जो देशांतर है इसको बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड। देखिए, हम लोग बिहारी हैं और सामान्य तौर पर हिंदी भाषी जितने भी राज्य हैं, इन क्षेत्रों में अंग्रेजी को हम लोग सामान्य तौर पर हिंदी से रिलेट करके देखते हैं। अगर कभी कंफ्यूजन हो जाए इसमें कि अक्षांश कौन है और देशांतर कौन है, तो याद रखना, जो लॉन्गिट्यूड है मतलब जो लंबा है ना, वो लॉन्गिट्यूड है, और जो लेटा हुआ है वह लैटिट्यूड है। लैटिट्यूड मतलब अक्षांश। जो लेटा हुआ जितना भी लाइन हमने खींचा है, इस सब का सब अक्षांश है, और जो खड़ा है, जो लंबा है, वह हमारा देशांतर है। देशांतरों की जो कुल संख्या है वो 360 निर्धारित की गई है पूरा दुनिया में। पृथ्वी पर खींचे जाने वाले कुल जो देशांतरों की संख्या है वो है 360, जबकि कुल अक्षांशों की जो संख्या है इसको लेकर के अलग अलग वैज्ञानिकों में थोड़ी सी मतभेदता है। मतभेदता ये है कि ज्योग्राफर ये मानते हैं कि जो ध्रुव है ना, यह एक बिंदु है, यहां पर अगर शून्य की अवस्था प्राप्त हो जाती है तो जो बिंदु है इसको छोड़ दें, इधर वाले ध्रुव को छोड़ दें, तो कुल मिलाकर अगर हम यहां से ध्रुवों तक अगर हम कोई लाइन को खींचे, ये 90 डिग्री का कोण है,
तो अगर हम एक एक डिग्री पर यहां से खींचना शुरू करें तो कुल मिलाकर इधर 90 और इधर खींचेंगे 90, है ना। लेकिन जो ध्रुव है, यह ध्रुव को हम हटा दें तो एक एक इधर से हट जाएगा, और ये जो बीच वाला है ना, ये है 0। तो अगर 0 से हम स्टार्ट करें तो 0 के बाद 1 2 3 4 करके यहां तक आया तो 90, तो हमने ले लिया इधर 90। फिर 0 से यहां पर आए तो हो गया 90, तो कुल हो गया 90। यानी इसको अगर ऐड कर दें तो ये हो गया 180। अब देखिए ये जो 0 है यह ना एक से इधर है और ना ही इधर है, तो इसको हमने यहाँ पर एक 0 वाले ऐड कर लिया, यानी कि एक हो गया हमारा भूमध्य रेखा। तो कुल हो गया 181। लेकिन जब हम इन ध्रुवों को घटा देंगे ना तो 181 माइनस हो गया 2, यानी कि कुल अक्षांशों की संख्या आपको हो गया 179। अगर हम इन ध्रुवों को शामिल करते हुए अक्षांशों की संख्या बताएं तो 181, और यदि इन ध्रुवों को हटा दें तो 179। तो अधिकतर वैज्ञानिकों का मानना यह है कि जो दोनों जो ध्रुव हैं यह पॉइंट होने के बावजूद भी एक अक्षांश है, इसलिए हम इसको हटा नहीं सकते हैं। इसलिए कुल अक्षांशों की जो संख्या है वह 181 सही है। यानी कि जब भी अगर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाए कि कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है तो 181 ही लिखिएगा, क्योंकि यही ऑथेंटिक डाटा है, इसको एनसीईआरटी मानता है। कुल देशांतरों की संख्या 360 है। अब देखिए हमें भारत के कंसर्न में इसको पढ़ाना था, तो मैं इसको थोड़ा बेसिक में इसलिए बता दिया ताकि आप अगर नहीं जानते हो तो इस चीजों को समझ लीजिए। हमें भारत में ये समझना है कि जो हमारा अब जो भी स्थिति है वो इसी पर है, हमारे इसी पृथ्वी पर है। तो हमारा जो भारत है ये वाला, वो यह शुरू होता है यहाँ से नीचे से, देखिए 8 डिग्री 4 मिनट, और इंदिरा पॉइंट शुरू होता है 6 डिग्री 4 मिनट से। तो 6 डिग्री कहने का मतलब है कि हम यहाँ 0 से जब चलेंगे तो पहले 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, तो मान लीजिए कि हमने यहाँ पर पहुंचे 6 डिग्री पर आ गए। और साथ साथ हम लोग पूर्वी देशांतर पर है, तो पूर्वी देशांतर में शुरुआत हो रहा है 68 डिग्री 7 मिनट से। तो हम यह हो गया 0 से 1 2 3 करके जब हमें आए, हमने इसको मान लिया कि यह 68 डिग्री है। तो भारत का स्थिति अगर मान ले कि यहाँ है तो भारत इससे 0 डिग्री से ऊपर है, तो ऊपर है तो नॉर्थ के साइड में है, तो इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध में है। दूसरा कि यह अगर हम देशांतरों की बात करें तो देशांतरों के जो बाएं साइड है इसको हम वेस्ट बोलते हैं और इधर वाले को ईस्ट बोलते हैं। तो अगर भारत का स्थिति देखा जाए तो यह उत्तरी गोलार्ध में है और देशांतर के पूर्व में है, यानी कि पूर्वी देशांतरों पर है। बात समझ में आया? यही कंडीशन भारत में इस मैप पर दिखाया गया है। भारत का जो शुरुआत होता है तो यह होता है 8 डिग्री 4 मिनट से मुख्य भूभाग का। मुख्य भूभाग का शुरुआत होता है 8 डिग्री 4 मिनट से, जबकि भारत का जो शुरुआत है वह है 6 डिग्री 4 मिनट से। 6 डिग्री 4 मिनट, है ना। 1 डिग्री में कुल जो देश, अगर हम इसके दूरी पर बात करें, 1 डिग्री इक्वल टू होता है 111 किलोमीटर, लेकिन वह है विषुवत रेखा पर। आप इस अक्षांश देशांतरों के बारे में आप YouTube पर जा करके आप हमारे चैनल पर इसको पढ़ सकते हैं, वहां पर इसकी विस्तृत जानकारी दी हुई है। यहाँ भारत के ज्योग्राफी पढ़ाते समय मैं विशेष उस पर डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, चूंकि विषयांतर हो जाएंगे हम लोग सीधा सीधे भारत के मैप पर आ रहे हैं। भारत का जो स्थिति है वह उत्तर में, जो उत्तरी स्थिति है वह है 37 डिग्री 6 मिनट, और जो दक्षिणी बिंदु है वह है 8 डिग्री 4 मिनट का। 8 डिग्री 4 मिनट। कुल जो यहाँ से जो दूरी है, ये भारत के जो मुख्य सीमा का जो दूरी है
वो है 3214 किलोमीटर का। 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। अगर हम उत्तर से दक्षिण की लंबाई लें, उत्तर से दक्षिण, तो यह है 3214 किलोमीटर। और यदि इसी को हम पूर्व से पश्चिम की ओर, ये पश्चिम है और यह पूरब है, तो पूर्व से पश्चिम का अगर हम ये डिस्टेंस लें यहां पर, तो इसका जो कुल लेंथ है वह है 2933 किलोमीटर। यानी कि पूरब से पश्चिम हमारा 2933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण का जो लेंथ है, जो लंबाई है, वो है 3214 किलोमीटर। अच्छा, जो हमारा कुल जो सीमा है, इसमें दो तरह की सीमाएं हैं। पहला सीमा ये है, एक सीमा, अगर हम सीमा पर बात करें तो दो तरह की सीमा हो सकती है। एक जलीय सीमा, यानी कि जल के साथ जो हमारा समुद्र का जो तट जो हमारे साथ संलग्न है वो है, और जो दूसरा है वो है स्थलीय सीमा। यानी कि अगर हम बाउंड्री लाइन पर बात करें तो जो हमारा बाउंड्री लाइन है वह दो तरह के बाउंड्री लाइन है। एक जो बाउंड्री लाइन है वो जल के साथ सीमा बना रहा है, यानी कि हमारा जो बाउंड्री है वो एक यहाँ पर है। भारत तीन तरफ से समुद्रों से घिरा हुआ है। एक तरफ ये है, दूसरा तरफ ये है और तीसरा तरफ ये है। तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए इसको हम प्रायद्वीप बोलते हैं। प्रायद्वीप ये भारत है। तो ये जो प्रायद्वीप वाला क्षेत्र है यह समुद्र तट से घिरा है, जबकि ये सारा जो क्षेत्र है ना, ये जमीन से घिरा हुआ है। इसलिए जो हमारा हमने जो सीमा बनाया वह दो तरह का सीमा बनाया। इसमें मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूं, फिर आगे इस पर बात करेंगे। जो सीमा है इस पर अब बात करते हैं। सीमा हो गया हमारे पास दो तरह का, एक हो गया जलीय सीमा और दूसरा हो गया स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा, तो जो जलीय सीमा है वो समुद्रों के साथ लग रहा है और जो स्थलीय सीमा है वह धरातल के साथ लग रहा है। तो कुल हमारा जलीय सीमा का जो लंबाई है, समुद्र का जो तट है, वो है 7517 किलोमीटर। मतलब ये 16.5 है, लेकिन हम इसको 17 मान लेते हैं। और अगर नहीं इसको आप माने तो इसको आप लिख सकते हैं, जो जलीय सीमा है यह है 7516.5 किलोमीटर, और जो एग्जैक्ट यही है। और जो जमीनी सीमा है यह है 15,200 किलोमीटर। अच्छा, इसमें देखिए जलीय सीमा में दो तरह की सीमाएं हैं। एक सीमा वो है जो ये हमारा द्वीप समूहों के साथ संलग्न है। द्वीप समूह कहने का मतलब ये है कि ये वाला एरिया, हमारे पास दो मुख्य रूप से द्वीप समूह है, एक अंडमान निकोबार और दूसरा यहाँ पर लक्षद्वीप। दो हमारे पास द्वीप समूह है। तो इसका जो लंबाई है और जो इसका लंबाई है और साथ साथ इसका लंबाई, ये तीनों को मिला लें, मतलब कि द्वीप समूह और प्लस अगर हम तटों को मिला लें, मुख्य तट को, तो इसका जो लंबाई है वो इतना है। लेकिन अगर हम सिर्फ मुख्य भूभाग को लें कि मुख्य जो तट है इसका जो लंबाई है यह है 6200 किलोमीटर, 6200 किलोमीटर। तो अगर आप इसको घटा दें तो आपको जो तटीय सीमा की जो लंबाई है, जो तटीय सीमा नहीं, इसको आप कहें द्वीप समूहों की सीमा, जो द्वीप समूहों की सीमा है वो है द्वीप
तो द्वीपों का कितना हो जाएगा, इसमें से 7516.5 माइनस 62 किलोमीटर। अगर इसको घटा लें तो हमें द्वीपों का प्राप्त हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपका जलीय सीमा। दूसरा अगर स्थलीय सीमा को देखें तो हमारा जितना भी देशों का अंतरराष्ट्रीय जो सीमा बन रहा है स्थलीय मार्ग से, वो हमारा है 15,200 किलोमीटर का। तो ये हमारा सीमा है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसा देश है जो हमारे भारत के साथ सीमा का निर्धारण करता है, सीमा बनाता है। तो इधर से ही चलते हैं। ये जो एरिया है ये हमारा, ये गुजरात का क्षेत्र है, गुजरात राजस्थान, इसमें हम लोग बात करेंगे अभी राज्यों के बारे में कि कौन कौन से राज्य हैं। यहाँ पर गुजरात है, मैं इसको मिटा देता हूं, अगर आपने नोट कर लिया होगा तो अच्छा है। ये वह एरिया है जो भारत के साथ संलग्न है और ये गुजरात है, गुजरात। ये राजस्थान है, यहाँ पर पंजाब है, यहाँ पर जम्मू कश्मीर है, यहाँ हिमाचल प्रदेश है, इधर उत्तराखंड है, इधर यूपी है, यहाँ बिहार आ गए, जो तटीय राज्य हैं, मैं इस पर बात कर रहा हूं। तो अगर कभी प्रश्न आए कि पाकिस्तान के साथ 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 कौन कौन से सीमा बनाता है, तो कुल मिलाकर के जो पाकिस्तान है इसके साथ में जम्मू कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा है पंजाब, तीसरा है राजस्थान और चौथा है गुजरात। पंजाब, पाकिस्तान के साथ जो लगने वाले हमारे राज्य हैं उसमें गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है और जम्मू कश्मीर है, जो कुल मिलाकर के पाकिस्तान के साथ सीमा का संलग्न करता है। पाकिस्तान के साथ 4 सीमाएं लग गई, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और जम्मू कश्मीर। फिर आगे चलें अगर हम, तो ये अफगानिस्तान है, अगर यहाँ दिख रहा होगा तो आप यहाँ देखेंगे, यह अफगानिस्तान है। और अफगानिस्तान के साथ जो सीमा लगता है वो है जम्मू कश्मीर का 108 किलोमीटर का एरिया है, यह सीमा का संलग्न करता है। तो पाकिस्तान कहता है कि नहीं, पाकिस्तान ये जो एरिया है इसमें क्या हुआ था कि जब 1948 में भारत और पाकिस्तान के साथ जो कबीलाई हमला हुआ था पाकिस्तान के द्वारा, तो इस कश्मीर को बचाते हुए हमारी जो सेना है वो यहाँ पर युद्ध विराम हो गया था। इसको हम LOC बोलते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो LOC के पास तक जो एरिया है इस पर अभी पाकिस्तान का कब्जा है। तो पाकिस्तान कहता है कि ये वाला जो क्षेत्र है जो अफगानिस्तान के साथ लगता है, जो हमारा बाउंड्री लाइन बनती है, वो इसके कब्जे में है, तो कहता है कि वो हमारे साथ उसका सीमा बनता है। लेकिन भारत का जो ऑथेंटिक मैप है, जो ऑथेंटिक डाटा है, उसमें कहा जाता है कि अफगानिस्तान के साथ हमारा 108 किलोमीटर का सीमा बनता है। तो हम ये मानते भी हैं कि हमारा जो सीमा है वह 108 किलोमीटर अफगानिस्तान के साथ है। दूसरा इधर चीन है, चीन के साथ भी हम लोग बात करेंगे, या इतने राज्यों के साथ, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी के साथ नहीं, ये उत्तराखंड तक, और साथ में ये जो एरिया है ये नेपाल कवर कर लेता है। बिहार और यूपी के साथ चीन की सीमा नहीं लगती है, ये नेपाल के साथ लगती है। और फिर इधर आकर के भूटान के साथ है,
फिर इधर म्यांमार है, इधर बांग्लादेश है, और फिर इधर बंगाल की खाड़ी है। तो हम लोग एक एक करके इस पर बात करेंगे। ये कंटिन्यूटी इसको बनाए रखेंगे हम लोग कि ये जो नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें इसकी सीमाएं कितनी लंबी सीमा है, कौन कौन से राज्य संलग्न होते हैं, कहाँ कहाँ पर है, कहाँ कहाँ विवादें हैं, मैं इसको सब एक एक करके इस पर डिस्कस करूंगा। सामान्य तौर पर आप बस इतना ध्यान रखेंगे कि ये जो सामान्य परिचय है इसका एक डाटा एप्लीकेशन पर मौजूद है। आप उस डाटा को डाउनलोड कर लीजिएगा, नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा, और डाउनलोड करके आप इसको अपडेट रखिएगा। फिर मैं कल इस क्लास पर डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। Thank you.